हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दिसंबर 2019 के सीटेट का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इन्वायरमेंट का पेपर। तो जितना क्वेश्चन आज होंगे आज करेंगे, बाकी जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्किप ना करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इस चैनल पे मैंने आपको सीडीपी करवा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी हमारी हो चुकी है, 7th क्लास की एनसीईआरटी हमारी चल रही है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम खराब किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, जो गुजरात में से नागरकोलाई केरल जाने के लिए बैठा। इसमें क्या बताया गया है कि कोई एक व्यक्ति है जो 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोलाई केरल जाने के लिए बैठता है, और जो टाइमिंग है वो क्या दी हुई है, 19:45। तो आपको पता ही है जो हमारा रेलवे स्टेशन होता है उस पे टाइमिंग कैसी होती है, यानी 24 आवर्स का उसमें चलता है। जैसे हमारी वॉच होती है उसमें 12 आवर्स में फिर वन दोबारा बजता है, ठीक है। तो जो हमारा रेलवे स्टेशन उसमें 24 वाला होता है, यानी पूरा 24 कवर करके फिर वन से स्टार्ट होता है। तो इसमें इसी हिसाब से दिया हुआ है, क्या दिया, 19:45। तो 19:45 कितना बज जाएगा, तो देखिए कितना बजेगा, 19:45 7 बजकर कितनी मिनट हो जाएगी, 45 मिनट हो जाएगी। 7:45 हो जाएगी, ठीक है। और कब पहुंचता है वो, ये तो बैठ गया वो 29 नवंबर को 7:45 में ट्रेन में बैठ गया, और पहुंचेगा कब वो, 1 दिसंबर 2019 को कितने बजे, 11:45 पे, यानी 11:45 पे वो नागरकोलाई पहुंची है ट्रेन। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, यदि सूरत से नागरकोलाई के बीच ट्रेन की जो दूरी है, यानी जो ट्रेन ने जो डिस्टेंस तय की है इस बीच में, वो कितनी है, 2120 किलोमीटर है। तो इसमें पूछा क्या गया, औसत चाल पूछी गई है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस यानी डी बाई टी। तो टी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसको कितना टाइम लगा है ट्रेन को। तो कब बैठा था, 29 नवंबर को, और पहुंचा कब, 1 दिसंबर को। तो बीच में 30 वाला दिन तो पूरा ही होगा, 24 आवर्स तो वो ही हो गए हमारे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए, 29 को कितने बजे बैठा, 7:45 पे वो बैठा है, ठीक है। तो 30 नवंबर को 7:45 पे 24 आवर्स हो गए उसको, ठीक है। आगे आगे क्या होगा, 1 को पहुंचा है, इसमें कितने और जोड़ देंगे हम, 12 आवर और जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 12 आवर और जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, 24 में हम 12 आवर और जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। तो 36 कहाँ पहुंच गए, 36 करके हम पहुंच गए हैं सुबह के 7:45 पे पहुंच गए, और वो पहुंची कितनी है, 11:45 पे, यानी 4 आवर्स और ऐड करने हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 आवर का टाइम लिया है उस ट्रेन ने, कहां से पहुंच, गुजरात से पहुंच केरल पहुंचने में, और दूरी कितनी है, 2120। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसको सोल्व करेंगे हम, इसका आंसर आएगा ये 53 किलोमीटर पर आवर्स इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? यानी इस क्वेश्चन में हमसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर का नाम पूछा गया है। तो पहला क्या है? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स कौन है? अंतरिक्ष यात्री है। सेकंड नंबर जो इंडिया की निवासी है, ठीक है। दूसरी है बछेंद्री पाल जो एक पर्वतारोही है। 3 नंबर पे है सूर्यमणि। सूर्यमणि कौन है? आदिवासी एक महिला है जिसने छात्रवृत्ति से अपनी क्या की है? स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। तो ये तो नहीं है, हमसे पूछा है वेट लिफ्टर। तो 4 नंबर कर्णम मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? क्या पूछा गया है? कौन सा एक समूह है जड़ों का? तो जड़ मतलब जो पौधे की जड़ होती है और वो हम खाने में यूज कर रहे हैं, ऐसा एक समूह पूछा गया है। तो गाजर भी होती है, मूली भी होती है, चुकंदर, ये सब क्या होती है? जड़ होती है। और आलू, प्याज, ये क्या है? एक तना है। क्या है? ये एक तना है। इसमें से देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा? पहला है चुकंदर, आलू। ये आलू की वजह से कट जाएगा, आलू एक तना होता है, जड़ नहीं होती। दूसरा क्या है? दूसरा है गाजर, हल्दी, अदरक। गाजर तो जड़ ठीक है, पर ये नहीं होती, हल्दी और अदरक इसमें इसकी वजह से कट जाएगा। इसमें हल्दी की वजह से दोबारा कट जाएगा। और 4 नंबर ठीक है हमारा, देखिए गाजर भी है, चुकंदर भी है और मूली, तो ये इसका राइट होगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या है इसमें? 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, यानी राजस्थान में ओक, जिसे देसी भाषा में क्या कहते हैं? आगतड़ा, ठीक है। वो कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा गया है। तो इसमें कौन सा आएगा? 2 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 65 क्वेश्चन है, निपेथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यानी निपेथिस नाम का एक कोई पौधा है, उसके बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है। 2 नंबर है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक कुत्ती से ढका होता है। 3 नंबर है, केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, या छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें से क्या पूछा गया है कि जो निपेतिस नामक का पौधा है उसके बारे में कुछ हमें बताए गए हैं, यानी कथन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा सही है इसके लिए और कौन सा नहीं है। तो ये जो पौधा होता है ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है और इसका आकार कैसा होता है? गधे जैसा होता है। इसमें कौन सा सही आएगा? फर्स्ट नंबर, यानी ए और बी इसमें राइट है और बाकी दो गलत है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? यानी जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो किस राज्य में, ये हमसे पूछा गया। दांडी नामक स्थान कहाँ पे आपको पता है, ये तो सबको कहाँ पे है? गुजरात में। 4 नंबर ठीक होगा। नेक्स्ट क्या है? उच्च ज्वर के साथ कंपकंपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह किसके लिए, यानी सिनकोना की छाल कौन से रोग के उपचार के लिए काम पे लेते हैं हम? मलेरिया के लिए। यानी मलेरिया जो बुखार होती है उसके उपचार में सिनकोना पेड़ की छाल को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, यानी कोई डॉक्टर है उसका घर किस पे स्थित बताया गया? एक्स पर स्थित है, तथा उसका जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर स्थित है?
वाई पर स्थित है, यानी दो बिंदु बताए हैं, एक पे उसका घर है एक्स पे और वाई पे उसका हॉस्पिटल है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अंततः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक कहाँ पे है, पूर्व में है। पूर्व होगी हमारी ये, ठीक है, ईस्ट की तरफ हो गया। तो पहले कहाँ जाते हैं, ए पे, ठीक है। फिर क्या जाता है वो, ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक क्या है, दक्षिण में है। कहाँ पे है, दक्षिण नीचे की तरफ हो गया। कहाँ पे जाता है फिर वो, बी पे जाता है। कहाँ पे, बी पे जाता है। फिर क्या, कितनी किलोमीटर की दूरी पर, 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में, बी के ठीक क्या है, पश्चिम में। पश्चिम किधर होगी हमारी, इधर हो जाएगी। बी के ठीक पश्चिम में कितनी दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर है। कहाँ पहुंच गया वो, सी पर पहुंच गया, ठीक है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में है। कहाँ पे है, उत्तर में। उत्तर ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो वाई पे पहुंच जाता है। और कहां से स्टार्ट किया था उसने, एक्स से स्टार्ट किया था अपने घर से। तो लास्ट में क्या पूछा है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा, यानी हॉस्पिटल उसका यहाँ है, ठीक है, और घर उसका यहाँ है। तो ऐसे देखिए डायरेक्शन किधर आई है, ऐसे हुई है ये डायरेक्शन। तो यही हमसे पूछा गया है। ऊपर की ओर उत्तर होती है, इधर हमारी पश्चिम होती है, तो कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। 2 नंबर राइट होगा इसका। 69 क्या है हमारे पास में, 69 है, चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं, यानी कोई एक नृत्य है जिसका नाम है चेराऊ, ठीक है, वो कहाँ के लोग करते हैं वो हमसे पूछा गया है। तो कौन सा आएगा इसका, 2 नंबर मिजोरम हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 70 नंबर क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं। यानी ये क्वेश्चन कहाँ से आया, हमारे इंडिया के मैप से आया है, वहां हमसे पूछा गया। तो तमिलनाडु दक्षिण में आता है, तो उससे संबंधित जो राज्य है वो हमसे पूछा गया। तो पहला तो वैसे ही कट जाएगा, उड़ीसा आ गया, उड़ीसा इस तरफ आता है, ठीक है, पूर्व की तरफ है होता है, तो ये वाला तो कट गया। बाकी सब देखते हैं, बाकी सब कौन से हैं, पहले फिर है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की वजह से कट जाए क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात के टच होता है, तमिलनाडु नीचे रह जाता है, तो ये वाला वैसे कट गया। 3 नंबर क्या है हमारे पास में, 3 नंबर है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। ये छत्तीसगढ़ की वजह से कट जाएगा, छत्तीसगढ़ या ऊपर बीच में रह जाता है, तो ये उसकी वजह से कट गया। तो 4 नंबर इसका राइट होगा। कौन कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बात याद रखनी है कि क्वेश्चन में हाँ पूछा गया या नहीं, इसमें क्या पूछा गया, नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं पूछा गया है। कई बार जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और देख लेते हैं एनसीएफ 2005, तो क्वेश्चन को बिना पढ़े हम उसका आंसर लगा देते हैं और जो हमारा गलत होता है। इसमें नहीं पूछा गया हमसे, यानी जो एनसीएफ 2005 है हमारी, उसके अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं हम बच्चों को, उसका एक उद्देश्य नहीं है ये पूछा गया है। बाकी सब तो इसमें उद्देश्य मिलेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उसका उद्देश्य नहीं होगा, वही इसका राइट होगा। क्या आएगा इसमें, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा या सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो उद्देश्य है बच्चे की, हम
जिज्ञासा को बढ़ाएंगे तभी तो बच्चा पढ़ने में रुचि लेगा। तो ये वाली बात तो सही है, ये तो इसका उद्देश्य है। 2 नंबर के अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों का संलग्न करना। ये वाली बात भी सही है, बच्चा करके सीखेगा तभी तो उसको अच्छे से याद रहेगी वो वाली बात। तो ये भी उसका उद्देश्य है। 3 नंबर क्या है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करना। ये भी पर्यावरण का उद्देश्य है। एक दूसरे के साथ हम रिलेट करके सीखेंगे, अच्छे से कर पाएंगे और हर सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट होगा हमारा। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को अलग कर लो, सामाजिक को अलग कर लो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा करूं मैं। इन सबको साथ में संबंधित करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चे को समझ में भी आएगा और हमारा जो हम करवाना चाहते हैं, बच्चे का विकास करना चाहते हैं, वो भी सही होगा। तो ये भी उसका उद्देश्य है। तो 4 नंबर क्या, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चे में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। क्या करना, सटीक संख्यात्मक, सिर्फ संख्यात्मक कौशल विकास करना कि इसका उद्देश्य नहीं, हर प्रकार का कौशल आना चाहिए बच्चे को, तो ये इसका राइट होगा, ये इसका एक उद्देश्य नहीं। 70 नंबर की 72 क्या है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं, कक्षा 3 से लेके 5 के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता है। यानी जो कक्षा 3 से लेके 5 तक के विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को जो हम पर्यावरण अध्ययन करवा रहे हैं, वो क्या क्या बच्चों को सिखाने के बारे में है, वो हमसे पूछा गया है। तो क्या इसमें विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, या इसमें सिर्फ हम विज्ञान को, जो उसकी अवधारणा है उन्हीं को समझाना है, उन्हीं को स्पष्ट करना है, इसका उद्देश्य है नहीं। दूसरा क्या है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, क्योंकि जो 3 से लेके 5 तक हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन कराते हैं, उनका अलग से कोई ना तो साइंस का सब्जेक्ट होता है 5वीं क्लास, उसके बाद में साइंस लगनी स्टार्ट होती है, ना कोई सोशल साइंस होती है अलग से। एक सिर्फ ईवीएस बोलते हैं जिसे, वो एक सब्जेक्ट होता है, उसी के माध्यम से हम तीनों सब्जेक्टों को एक साथ मिलाकर बच्चे को पढ़ाते हैं और उनसे संबंधित जो अवधारणा है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका एक विषय है, तो ये ठीक हो जाएगा इसमें 72 का 2। 73 क्या है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। यानी हमसे ये पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो नीचे कथन दिए गए उनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया, सही पूछा गया, बल्कि नहीं नहीं पूछा गया, सही पूछा गया। पहला क्या, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, किस में पढ़ाया जाता है, एक में क्या ईवीएस लग जाती है जो हमारी फर्स्ट क्लास है, नहीं, तो ये वाली बात तो वैसे ही गलत हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये वाली बात तो सही है, पर बाकी 3 भी हम जो हमारे 2 और ऑप्शन बचे उनको भी चेक कर लेते हैं, क्या उनमें से कोई सही हो। कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन ठीक लगते हैं हमें। तो तीसरा क्या, 2 और 3 और 4 यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऊपर क्या कहा था, फर्स्ट और सेकंड के लिए भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस पढ़ाना, और इसमें दोबारा वही बात कह दी, पर इसमें क्लास चेंज कर दी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर दी इसमें। ये फोर्थ में तो हमने गणित के माध्यम से नहीं कराते, ईवीएस अलग से सब्जेक्ट बन जाता है उनका, गणित अलग हो जाता है, तो ये वाली बात तो गलत है। 4 नंबर क्या, 1 से जो 2 यानी फर्स्ट और सेकंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। ये वाली बात तो वैसे ही गलत होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में हमारा कोई सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ऐसा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सिर्फ ईवीएस से लगाते हैं, वो भी सेकंड क्लास के बाद में। फर्स्ट और सेकंड में तो सिर्फ किसके माध्यम से पढ़ाते हैं, गणित और जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, उसी के माध्यम से हम पर्यावरण का अध्ययन कराते हैं। तो जो 2 नंबर सही राय है उसका राइट होगा। अब 74 के है हमारे पास में, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। यानी इसमें क्या पूछा गया है कि जो हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं उससे रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है, उनसे संबंधित हम उन बच्चों को कोई कार्य देते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं, कोई गतिविधि उनसे करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को खुद देते हैं कि आप इस बारे में आप खुद खोज करके लाइए, यानी उसको खुद उसमें
भागीदारी देने के लिए बोलते हैं कि आप ये आज का आपका कार्य है, इसको आपको खुद करके लाना है, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो हम करवाएंगे। यानी उसको, बच्चे को खुद से करने के लिए बोलते हैं कि इस विषय में आप अपने विचार खुद बना के लाओ। ठीक है, तो ये, और उसके लिए हम उसको टाइम भी देते हैं कि 1 दिन का समय है, 2 दिन का, इतना टाइम है देते हैं। तो ये किस बात को दर्शाता है, ये हमसे पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है? नहीं, पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखने की बजाय हम जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें खुद देखेंगे, खुद करेंगे, तब हम अच्छे से कर पाएंगे। बल्कि याद करने की बजाय हम खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे। तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। तो 2 नंबर क्या है इसमें? 2 नंबर है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। यानी हमारे पास जो सूचनाएं हैं उनके हिसाब से हम वहाँ कोई हमारा जो कार्य है उसको कर पाते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, पर्यावरण अध्ययन खुद हम अवलोकन करके सीखेंगे, न कि सूचनाओं के माध्यम से। तो 3 नंबर क्या हो गया? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ये वाली बात तो सही है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा नीति है वो बाल केंद्रित है, यानी बच्चे को ध्यान में रख के हम जो शिक्षा करवाएंगे वो सही रहेगी। तो ये वाली बात इसमें सही है, तो 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास में? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सावित प्रकरणों का एक उपकरण है, ये पूछा गया है। यानी जो हम बच्चे को पर्यावरण अध्ययन करवा रहे हैं उसमें हम कौन सा उपकरण काम में ले रहे हैं, ताकि बच्चे का जो पर्यावरण अध्ययन का हम ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को वो अच्छे से करवा पाए। तो हम पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या पढ़ाते हैं? जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इन्हीं के बारे में हम उसको जानकारी देते हैं। तो इसमें ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है क्या? तो इसमें देखिए 3 नंबर ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, जानवर, क्योंकि जानवर से संबंधित हम ज्ञान देते हैं बच्चों को जो उसके आसपास भी है। तो एक उपकरण ही हो गया पर्यावरण अध्ययन करवाने का हमें। तो 75 का क्या आ जाएगा? 3 नंबर जो जानवर है वो ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन करते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।